So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. Here I am with lecture 4, that is the last lecture of quantum mechanical model. इसके साथ quantum mechanical model टॉप लेवल की हमारा आज हम ख़त्म करेंगे इसको। और आपने अगर तीनों लेक्चर शुरू के नहीं देखे हैं तो जाओ बिल्कुल देखो और फिर आओ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एकदम अच्छे लेवल की क्वांटम आपको पढ़ाई गई है। अगर आप ये 4 लेक्चर्स कर लेते हो फिर क्वांटम में आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह का क्वेश्चन, कितना भी डेप्थ में जाए क्वेश्चन, आप बना के उठोगे उसको, पक्की बात है। हाँ, थोड़ा चौथा लेक्चर लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्या अभी रिज़ल्ट आया तो अभी वो सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बिजी होगा, इधर ऑफलाइन सेलिब्रेशन और पार्टी और इधर उधर वो सब चीज़ों में, तो 2-4-6 दिन थोड़ा लेट हो गया लेक्चर लाने में। बट थोड़ा लेट आया, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप करें इसको। पिछले 3 लेक्चर ज़रूर से देखें, कंटिन्यूएशन में देखेंगे तभी समझ आएगा। पूरी तरह से कनेक्टेड टॉपिक है, बीच से देखने से कुछ नहीं होगा। तो चलो आज हमें बात करनी है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करनी है। इससे पहले हमने क्या किया पिछली क्लास में, आर वर्सेस आर का कर्व पढ़ा, आर स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व पढ़ा। उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, क्या उससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बता पाते थे? आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बता तो पाते थे सर, बट उसके लिए हमें थीटा फाई को फिक्स करना होता था। और थीटा फाई को फिक्स करने का मतलब क्या था कि हमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करना होता था कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां हम बता पाएंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाने की। साई स्क्वायर तभी निकाल पा रहे थे। बट आज हम एक शेल की बात करेंगे और देखेंगे क्या कोई ऐसा शेल हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता पाए। एक ऐसा फंक्शन जो कलेक्टिवली पूरे शेल की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता पाए, क्या ये पॉसिबल है? ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप देखिए वीडियो को, तब समझ में आएगा आपको कि कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है, क्या सेटबैक्स है इसके, क्या ड्रॉबैक्स है, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम रेडियल पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम एंगुलर पार्ट पढ़ेंगे, जो कि बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। एंगुलर पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाली बात करेंगे, और उसके साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ख़त्म। मैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना, वो सब भी क्वांटम का पार्ट हो सकता है, बट मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगा, बिकॉज वो इवन स्कूल लेवल के बच्चों को भी वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती है। तो आपको भी आती होगी, उसमें टाइम पास करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है ये अभी चलेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एंगुलर पार्ट, और उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ हम ख़त्म करेंगे टॉपिक को, ठीक। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, वैसा मैंने बताया, हम एक शेल पता कर रहे हैं न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर। तो ये स्फेरिकल सेल है, ये हमने इमेजिन किया है, एंड दिस इज ऑफ थिकनेस dr। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स यू कैन फाइंड द वॉल्यूम इज 4πr² dr ऑफ दिस शेल ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्फेरिकल शेल। इसका वॉल्यूम ये बेसिक मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा? ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी चाहिए तो साई स्क्वायर चाहिए मुझे इसका। लेकिन कलेक्टिवली आप एक शेल के लिए साई स्क्वायर कैसे बता पाओगे? एक फंक्शन तो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें उस कलेक्टिव शेल में कोई थीटा फाई कांस्टेंट थोड़ी ना। इस पॉइंट पे थीटा फाई अलग है, इस पॉइंट पे थीटा फाई अलग है, इस पॉइंट पे थीटा फाई अलग है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए साई स्क्वायर ना मल्टीप्लाई करके उसमें सिर्फ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। साई स्क्वायर ना मल्टीप्लाई करके सिर्फ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक नया टर्म बोल देता हूं। चलो, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी बोल देता हूं, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी ना बोल के क्या बोल देता हूं? रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल शेल। उसके लिए मैंने इसमें इस 4πr² dr में क्या मल्टीप्लाई किया? r स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। मैंने मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर एंड दिस। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस dr को मैंने 1 माना। यूनिट थिकनेस में जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है दैट इज r स्क्वायर 4πr², एंड दिस इज कॉल्ड द rpdf फंक्शन। एंड नाउ हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हुए बनाएंगे इसका ग्राफ। कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये समझ पा रहे होगे
कि जब इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा वर्सेस आर, यहां तो आर ऑटोमेटिकली आ रहा है, मतलब आर 0 पर ये जो फंक्शन है ये 0 ही रहेगा। तो इसका हर ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से। जैसे पिछले ग्राफ थे अलग अलग ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल्स के लिए ऊपर से स्टार्ट होते थे, लेकिन इसका हर ग्राफ स्टार्ट होगा कहाँ से? ओरिजिन से। तो आप ये देखिए बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। 1s 2p 3d 4f सबके लिए ऐसा ही शेप होगा, ऑल्दो सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा, सभी का आरपीडीएफ का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस और वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, उस मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है नहीं, हमें शेप चाहिए ग्राफ का। तो शेप ऐसा होगा एंड ये शेप ऐसा होगा। एक चीज़ और ध्यान दे, यहाँ पे जो पीक्स का जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है, पीक्स का जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है। इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? कुछ नहीं, मैथमेटिकली जस्टिफाई हो सकता है वो, जो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये एक जो फंक्शन है उसका आप मैक्सिमा वगैरह निकालोगे तो आपको दिखेगा कि जो पीक्स हैं वो बढ़ रही हैं, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस वगैरह निकालोगे तो वो पता चलेगा। तो फिलहाल आपके पास ये मैंने आरपीडीएफ के सभी ग्राफ्स को बता दिया, और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम करेंगे कि इसका हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस। तो चलो अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्राफ का। तो चलो देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं इस ग्राफ को और इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस समझते हैं। अभी मैंने बोला कि आरपीडीएफ फंक्शन रेडियल प्रोबेबिलिटी बता रहा है एक शेल पे इलेक्ट्रॉन की आर डिस्टेंस पर, किसी भी ऑर्बिटल को लो। तो आप कोई भी एक ऑर्बिटल चूज करो, ठीक है, ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा। क्या ये ग्राफ ये बता रहा है कि उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लो आप कोई भी ऑर्बिटल 2p ही कर लो, जो मैंने कर लो, तो 2p ऑर्बिटल के लिए r डिस्टेंस पर, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, r डिस्टेंस पर 2p ऑर्बिटल के लिए एक ऐसा शेल है, स्फेरिकल शेल है ऑफ यूनिट थिकनेस, जिसपे इलेक्ट्रॉन की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। क्या ऐसा बोल रहा है ये? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस शेल पे जो r डिस्टेंस पर है। क्या ऐसा कह रहा है ये? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए 2p ऑर्बिटल बनाऊं, मैं आपके लिए 2p ऑर्बिटल बनाता हूं इधर, सपोज ऐसा कुछ मैंने बनाया 2p ऑर्बिटल, सपोज दिस इज 2p ऑर्बिटल, और आरपीडीएफ मैक्सिमम r डिस्टेंस पर है। तो क्या ये ऐसा कह रहा है कि r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस ये है, तो यहां पे एक स्फेरिकल शेल है, कहीं पे भी यहां पे एक स्फेरिकल शेल है मान लो आप, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्या ऐसा कह रहा है? नहीं, ये कंप्लीटली एक शेल को लेके हम बात यहां नहीं कर पाएंगे अगर हम बात कर रहे हैं 2p ऑर्बिटल की, क्योंकि 2p ऑर्बिटल में एंगुलर पार्ट भी होता है वेव फंक्शन का। वो ऐसा नहीं है कि एंगल फ्री पार्ट है ऑर्बिटल है, उसमें आर भी होता है और थीटा फाई भी होता है। तो अगर आप एज अ होल ले रहे हो तो आपका फंक्शन तो 4 r स्क्वायर आर स्क्वायर ही है, लेकिन आपको जब प्रोबेबिलिटी बोलना है तो प्रोबेबिलिटी बोलने के लिए आपको साई r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मानते हैं अपन, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है। तो सर रेडियल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है सर? क्या समझे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? जैसे सर आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमको समझ आ गया कि हाँ, कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? कोई फीलिंग नहीं आएगी रेडियल प्रोबेबिलिटी की, आपको फील आप नहीं कर सकते कि रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या। बस उसको आप बोलो रेडियल प्रोबेबिलिटी, आपको बोलना है रेडियल प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है अगर आपका जो ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है उसमें एंगुलर पार्ट गायब हो, उसमें एंगुलर पार्ट गायब हो, तब ये जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी बता सकता है। बहुत ही प्यारा पॉइंट है। और एंगुलर पार्ट कब गायब होगा? एंगुलर पार्ट गायब होगा जब आपका ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। अगर आपके पास एस ऑर्बिटल की बात हो रही है तब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी जो टर्म है इसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंगुलर पार्ट तो है ही नहीं। किसी भी पॉइंट पे जाओ एंगुलर पार्ट तो है ही नहीं। थीटा फाई इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन होता है। तो क्या बात आपको थोड़ी समझ में आ रही है?
तो क्या मैं बोल रहा हूं, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं 2p या 3d या 4f ऐसे ऑर्बिटल्स की बात करूं तो rpdf का जो सिग्निफिकेंस है वो इतना ही है कि आप रेडियल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, जिसको आप बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या है रेडियल प्रोबेबिलिटी, लेकिन बोलना आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी ही है। लेकिन वही चीज अगर s ऑर्बिटल की बात हो तो रेडियल प्रोबेबिलिटी को आप रिप्लेस कर सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। समझ आया होगा आई गेस। और अब जो है वो क्लाइमैक्स आने जा रहा है, उसको आप समझना। ये चीज समझ आ गई, बात अच्छे से समझ आ गई। अब आगे बढ़ता हूं मैं। सपोज करो मैं 1s ऑर्बिटल चूज कर रहा हूं, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं 1s ऑर्बिटल में पूरा मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं 1s ऑर्बिटल का आरपीडीएफ लिखूं अगर, ठीक है, अगर मैं 1s ऑर्बिटल का आरपीडीएफ लिखूं, पिछले लेक्चर्स में लिखाया हुआ है मैंने, आरआर का आपको जनरल फंक्शन लिखाया हुआ है, आप देख सकते हो, वहां से लिख भी सकते हो चाहो तो। अगर मैं 1s ऑर्बिटल का आरपीडीएफ लिखूं और मैं बात करूं अगर हाइड्रोजन एटम की, जिसका मैं Z1 लेके करूंगा, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, और जब मैं इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालूंगा ना, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग, जब इस फंक्शन का जब मैं मैक्सिमा निकालूंगा तो वो जो मैक्सिमा आएगा वो मैक्सिमा आएगा एट r इज इक्वल टू a नॉट। ये इतनी बड़ी बात है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको फील अगर हो रहा होगा तो। बोर मॉडल कुछ समझ आया? अब यहां से मैं दोनों का कनेक्शन बताता हूं, फिर बताता हूं आपको कि बोर मॉडल कितना खूबसूरत मॉडल है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जब इसका मैं मैक्सिमा निकालूंगा तो r इज इक्वल टू a नॉट आया, मतलब क्वांटम मॉडल ये कहता है कि 1s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 52.9 पाइकोमीटर्स पे, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए 52.9 पाइकोमीटर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल है, एग्जैक्ट वही डिस्टेंस, मैथमेटिकली ही आया है ऑब्वियसली। लेकिन बोर ने सोचो कितने सिंपल तरीके से इस नंबर को लाया था, कितना सिंपल था वो। नॉर्मल आप सेंट्रीपिटल फोर्स और फिर एंगुलर मोमेंटम, कितना सिंपल तरीका था जिसको हम बहुत अच्छे से समझ पाते थे। इवन मैं 10th वाले फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ा देता हूँ, उनको भी अच्छे से समझ आ जाता है कि हाँ सर समझ आ गया, बहुत ईजिली समझ आ गया, कितना इजीली समझ आता था। क्वांटम मॉडल ये ए नॉट कहाँ से आया, क्वांटम मॉडल में कितने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन हाँ हमको रिजल्ट पता है कि आर इज इक्वल टू ए नॉट आ रहा है। लेकिन जब बोर्स मॉडल की बात होती है तो समझो कितने इजीली ये नंबर आता है। लेकिन दोनों के लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज के डिफरेंस को समझना। क्वांटम मॉडल कह रहा है कि H एटम में 52.9 पिकोमीटर्स डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वो ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है वो तो नहीं पता किसी को कि इलेक्ट्रॉन कैसा है। इलेक्ट्रॉन का इमेज तो बनाना नहीं है मन में, कुछ क्लाउड जैसा सोचना है। कि पहले लेक्चर में मैंने इस पे पूरा लेक्चर दिया है। और बोर क्या कह रहा है कि एक शेल है, इलेक्ट्रॉन वही है, बस इतना ही सा डिफरेंस है। बट कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी, और ये नंबर भी कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, मैजिकल नंबर है ये। तो इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वैलिड है। और क्वांटम मॉडल तो खैर है ही, तो थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट फिर भी आई होप आपको आरपीडीएफ का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। देखते हैं अब एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। छोटा टॉपिक है और आपको मैं बता दूं, इसको आपको याद नहीं करना है कि ये याद कर रहे हो आप किसका क्या एंगुलर पार्ट क्या है, वो याद नहीं करना है यार। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि px को px क्यों बोल रहे हैं, py क्यों बोल रहे हैं, pz क्यों बोल रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी डेवलप करनी है, ठीक है। थोड़ा डीप जा रहे हैं अपन, बट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको इसके बाद। तो चलो देखो, ये हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पहली क्लास में भी इंट्रोड्यूस किया था, उसी सिस्टम को बनाया है। और ये मैंने कुछ एंगल्स लिख दिए हैं पहले से कि थीटा 0 है, मतलब z एक्सिस की बात हो रही है, थीटा 0 है z एक्सिस, बेसिक मैथमेटिक्स आप खुद ही देख सकते हो, ये मैं नहीं समझाऊंगा आपको। थीटा 90 डिग्री है तो xy प्लेन है, फाई 0 डिग्री है तो xz प्लेन है, आप ये खुद ही यहाँ से देख के समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कुछ वेव फंक्शंस का
एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट भूल जाओ, अभी रेडियल पार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ एंगुलर पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एंगुलर पार्ट में कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स के बाद ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे मान लो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका है वो सिंपली कॉस थीटा है, सिंपली कॉस थीटा है, सिंपली कॉस थीटा है, तो आप बताओ एंगुलर पार्ट जीरो कहाँ होगा। देखो जब एंगुलर पार्ट जीरो होता है ना, आपने नोट्स पढ़ा, इसके थ्रू हमने एंगुलर नोट भी पढ़ेंगे हम इसके थ्रू, ठीक है। रेडियल नोट आपने कब पढ़ा, जब आर आर स्क्वायर के जीरो होने की वजह से, जब आर आर स्क्वायर के जीरो होने की वजह से साई स्क्वायर जीरो हो जाए तो हम उसको बोलते थे रेडियल नोट। और जब थीटा फाई उस वाले फंक्शन के स्क्वायर के जीरो होने की वजह से अगर साई स्क्वायर जीरो हो जाए तो वो जो थीटा फाई जो भी एंगल पे जो प्लेन बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड या फिर प्लेनर नोड। तो इस पार्ट के थ्रू हम प्लेनर नोड को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मान लो आपका एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में सिर्फ कॉस थीटा का टर्म है, सिर्फ ऐसा नहीं होता, यहाँ भी कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमको नहीं मतलब है वो सब चीज़ों से, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आपके पास अगर कॉस थीटा है तो देखो कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है, कॉस थीटा जीरो तभी हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब एक्स वाई प्लेन हो। अच्छा, मतलब एक्स वाई प्लेन आपका कौन सा प्लेन हो गया, नोडल प्लेन हो गया। तो आपको पता है ये बात यार कि अगर आपका पीजेड ऑर्बिटल है, पीजेड ऑर्बिटल है, तो यहाँ ये जो प्लेन बनेगा, ये जो प्लेन आपका बनेगा, दिस प्लेन विल बी द नोडल प्लेन एंड दिस इज नथिंग बट एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन ही तो हुआ अगर ये पीजेड ऑर्बिटल है तो इस हिसाब से अगर कॉस थीटा है तो हम ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, पीजेड ऑर्बिटल है। बेटा ये सब टॉप बैचेस के लेक्चर्स हैं, आप अच्छे से समझोगे तो बहुत आगे जाओगे। और ये सोच के अगर छोड़ दोगे अरे यार ये सब फालतू चीज़ें पढ़ा रहे, कुछ फालतू नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझना होगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। ये मामूली लेक्चर्स नहीं, और फ्री में मैं यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। आप समझोगे जब आगे चल के कि हाँ यार ये क्या चीज़ पढ़ा रहे, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो चलो देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई की मैं बात करूँ, अगर मान लो कहीं वेव फंक्शन ऐसा दिया हुआ है तो थीटा फाई, अब आप यहाँ से देख लो थीटा होना चाहिए, थीटा क्या करना पड़ेगा 0 डिग्री और फाई को आपको 90 डिग्री, थीटा 0 डिग्री जेड एक्सिस, एक्सिस है वो तो, और ये वाई जेड प्लेन। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इसका वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा, सिर्फ एकमात्र नोडल प्लेन आ रहा है जो कि वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन किसके लिए होगा, ऑब्वियसली पी एक्स ऑर्बिटल के लिए होगा। कुछ इस तरह से ऑर्बिटल के एंगुलर पार्ट से हम ऑर्बिटल को बता सकते हैं उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। डी वालों के लिए भी मैंने एक दो एग्जांपल लिख दिया, इसको भी थोड़ा समझ जाओगे आप। देखो अगर मान लो इस तरह का कुछ थीटा फाई का फंक्शन आपके पास है तो इसके आप देखोगे तो दो दो नोडल प्लेन्स आ रहे होंगे, और अगर ये दो नोडल प्लेन्स आए तो आपको पता है ये बहुत इजी है, अगर ये दो नोडल प्लेन्स आ रहे हैं तो ये डी वाई जेड ऑर्बिटल है, खुद ही देख सकते हो बेटा, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड का शेप कुछ इस तरह से मैंने बनाया, तो आप खुद ही देखिए ये वाला प्लेन आपको दिखा विच इज एक्स वाई प्लेन, और ये वाला प्लेन आपको दिखा ये वाला विच इज एक्स जेड प्लेन। तो दीज टू आर द नोडल प्लेन्स, इसके साथ यही डी ऑर्बिटल बन सकता है। अब देखो ये थोड़ा अजीब सा ऑर्बिटल था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह का ऑर्बिटल था जो एक्सियल ऑर्बिटल था। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े हो तो उसमें आप इसको ईजी लेवल पे लेकर जाते हो। ये समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर सपोज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका जो नोडल प्लेन आ रहा है ना वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं आ रहा, अब एग्जैक्टली उसका थीटा फाई जो है वो 90 या 0 नहीं है, वो कुछ ऐसा नोडल प्लेन आ रहा है, आप देखो कुछ इस तरह का नोडल प्लेन एट अ सर्टेन एंगल। तो इसलिए इसका फंक्शन भी देखो आप कुछ इस तरह का है, साइन स्क्वायर कॉस 2 फाई। आपको निकालना नहीं है, ठीक है, कि सर चलो सॉल्व करते हैं निकालते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं भाई, निकालना नहीं है आपको समझना है। अब ये देखो ये तो सबसे स्पेशल केस, कुछ इस तरह का फंक्शन बना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं और लोकस निकालते हैं पॉइंट्स का तो फिर समझ आता है कि एक नॉर्मल प्लेन मिल ही नहीं रहा है। इसका जब हम नोड निकालते हैं एंगुलर नोड ना, तो डी जेड स्क्वायर आपको पता है कि इसमें कोई प्लेनर नोड नहीं होता, उसको अपन नोडल कोन बोलते हैं। डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा है, अब मैं बहुत अच्छे से बना नहीं पाऊंगा उसको अच्छे से, यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा फील कर लो, ये ऐसा है, और यहाँ पे आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एक ऐसी रिंग टाइप्स
ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही पार्ट है। फिर जब इसका नोडल सरफेस बनता है ना, तो नोडल कोन बनता है कुछ इस तरह से, ये अंदर से ऐसा निकलता हुआ कोन, इसको कहीं टच नहीं कर रहा है, ये ऐसा निकलता हुआ कोन और इधर से भी निकलता हुआ कोन। ये कहां से आया? ये आया आफ्टर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन, इसको सॉल्व करके आपको मिलता है। तो आई गेस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या है। ये dz स्क्वायर का केस है जहां पे आपको मिलता है नॉर्मल नोडल प्लेन नहीं मिलता है, एक नोडल कोन मिलता है। सब कुछ मैथमेटिकली हो रहा है, समझो। अभी आपको समझ आ रहा होगा, सब कुछ मैथमेटिकली हो रहा है और उसके कॉन्क्लूजन्स को हम आज यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, और वो कॉन्क्लूजन्स हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है। तो ये हुआ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। और एस ऑर्बिटल की मैंने बात की, उसमें एंगुलर पार्ट नहीं होता है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और इस वजह से ही आरपीडीएफ की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं चीज़ों को समझने में। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बताने में ये सब। अब चलो हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार पार्ट है, दैट इज़ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो चलो बात करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे आपका क्या दिमाग क्या होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, कैसे समझना है। तो आपने ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ा होगा बोर्स मॉडल में, जहाँ आप बोलते हो mvr इज़ द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। समझ भी आ जाता है, फील भी आ जाता है कि हाँ m मास है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी है, r रेडियस है उस स्फेरिकल सरफेस का, तो तीनों का प्रोडक्ट हो गया ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। वहाँ फील भी हो जाता है, दिख भी जाता है। यहाँ आपको दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा ना, तो कोई इमेज बन पाएगा आपके मन में कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए इस फॉर्मूले को बनाया गया है, या हो सकता है कुछ और भी सोचा गया हो, लेकिन उस थॉट तक हम नहीं पहुंच सकते कि श्रोडिंगर और जिन्होंने भी मॉडल को बनाया उनका एक्चुअल थॉट क्या था, वहाँ तक हम नहीं सोच सकते। बट हाँ, हम कुछ कॉन्क्लूजन्स को समझ ज़रूर सकते हैं। तो आपको भी इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बन पाओगे। तो समझो बात को, अगर इतना भी पता है ना तो आपको बहुत पता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ मैं फिज़िक्स का एक कॉन्क्लूजन यूज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक नेट टॉर्क लगता है, यदि उसके पास कोई नेट एंगुलर मोमेंटम हो, नॉन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम उसके पास हो, तो नेट टॉर्क लगता है। ये मैं कॉन्क्लूजन फिजिक्स से डायरेक्ट उठा के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे का डेप्थ और जो भी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो आई गेस आपको पता होगा। तो चलो मैं बात करता हूँ इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ सैंपल ऑफ एटम्स, कोई भी एटम आप मान लो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने उसको, और ये सेटअप मैं बहुत नॉर्मली ऐसा बना दे रहा हूँ। सेटअप करने में बहुत समय लगता है, बहुत दिन लगता है। इवन रदरफोर्ड का मॉडल आप पढ़ते हो ना, उसका जो सेटअप है वो ऐसी नॉर्मली नहीं होता सेटअप की कुछ भी रख दो, एक गोल्ड फॉइल रख दो, अल्फा पार्टिकल मार दो, ऐसा नहीं होता है। वो सेटअप के लिए बहुत समय लगता है। तो हमें वो सेटअप वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है कि कैसे सेटअप करते हैं, क्या है वो सब, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल साइंस हो जाता है। वो लैब्स में आप करते हो, वो भी बहुत हाईटेक लैब्स में वो सब चीज़ें होती हैं। ऐसे नॉर्मली भी नहीं होता आपके कि स्कूल के लैब में जाके आप ये सब कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो अभी एक नॉर्मल सा हम रफ सेटअप बना रहे हैं जस्ट थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है। तो मानो कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे दिया, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया, यहाँ पे आपने कुछ रखा हुआ है जिससे आप एटम डिटेक्ट कर रहे हो, और यहाँ से कुछ एटम्स के सैंपल को मैंने पास किया। सपोज आपने कार्बन एटम के कुछ सैंपल पास किए, तो हमने ये पाया कि जो एटम्स हैं उनका जो पाथ है वो स्प्लिट हो रहा है। इससे ये समझ आया कि हाँ इनको क्या लग रहा है, कुछ टॉर्क लग रहा है। इससे ये समझ आया कि इनको क्या लग रहा है, कुछ टॉर्क लग रहा है। अच्छा, टॉर्क क्यों लग रहा होगा? क्योंकि इनके पास कोई नेट एंगुलर मोमेंटम होगी। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास क्या होगी, कुछ नेट एंगुलर मोमेंटम होगी, इस वजह से कुछ टॉर्क लग रहा है। अब वो नेट एंगुलर मोमेंटम को क्या बताया गया, कौन सी एंगुलर मोमेंटम है? बोला गया यार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है h/2π √L × L+1, जहाँ ये जो L है वो क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है ना। अब नेट वैल्यू सोचो यार, अब इसमें तो बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, px है, py है, pz है, तो नेट कहीं ना कहीं किसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का तो एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो होगा ना।
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं सोचना है, निकालते नहीं बैठना है कि हर ऑर्बिटल का निकाल रहे हो, बस एक थॉट डालना चाह रहा हूं। आप ऐसे सोचो नेट किसी ना किसी का तो एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें एक नेट फोर्स लग रहा होगा या नेट टॉर्क लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो रहे हैं दो तरफ। तो ये समझ में आया ये फॉर्मूला बस ऐसे ही देखना, ये h/2π कहाँ से आया कैसे आया वो सब हमको नहीं पता, ना ही तो हमको पता करने की ज़रूरत है। L पता है, तो इससे फिर क्या आप समझ आया, बोले कि यार ठीक है यार, जिसका L 0 हो जाए, अगर किसी का L 0 हो जाए, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसका L 0 है, तब उसमें कोई नेट एंगुलर मोमेंटम नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत ही गजब का, भी क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाले हैं। अगर L 0 हो जाए, हर इलेक्ट्रॉन का नेट L 0 है, तो उसमें कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं उसमें, तब तो वो एकदम सीधा जाना चाहिए। तो सबसे पहले पकड़ा गया हीलियम एटम को, हीलियम एटम को पकड़े और उसके साथ सेम चीज़ किया हमने। हीलियम एटम के सैंपल को आप समझो, यहाँ पे NS लिखा मैंने, और हीलियम एटम के मैंने सैंपल को लिया, और हीलियम एटम के सैंपल के साथ मैंने सेम काम किया, कि मतलब मैंने नहीं किया, मतलब जिसने भी किया उसने। तो हीलियम एटम के सैंपल के साथ सेम काम किया, और हमने देखा कि हाँ, उनका जो पाथ था वो स्प्लिट नहीं हो रहा था। तो इसको थोड़ा और पावर मिला इस थियरी को कि हाँ यार, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल जस्टिफाइड है, और बहुत गजब की चीज़ है ये तो, क्योंकि हीलियम ऐसे ही है ना, हीलियम में आपके पास 1s2 ऑर्बिटल्स है, 1s2 है। अभी तक कहीं हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन क्वांटम नंबर की बात नहीं की है, चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट में एक टच दे देंगे बस स्पिन का आपको, और उससे आपके पूरे कंसेप्ट से एकदम से जल जाएंगे, देख लेना। तो ये हीलियम एटम्स हुए, और ये हीलियम एटम्स को जब पास कराया गया तो सीधे चले गए, और सीधे जाने के बाद हमको समझ आया हाँ यार, ये तो s ऑर्बिटल है, इनका तो L जो है वो 0 ही है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ तक बहुत खुशी थी, अच्छी चल रही थी थ्योरी। फिर जब हाइड्रोजन एटम को पास कराया गया तो फिर कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। यस, इसी में हाइड्रोजन एटम्स को पास कराया गया तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स ये थे कि हाइड्रोजन एटम भी तो ऐसा ही है, 1s1, तो s में ही है, तो ये भी सीधा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। ये स्प्लिट हो रहा था भाई, ये कुछ इस तरह से, इसके भी पाथ जो थे वो स्प्लिट हो रहे थे। किस में ट्रेस हो रहा है, क्या ट्रेस हो रहा है, वो सब हमारा जॉब नहीं है। स्प्लिट हो रहा है मतलब इसमें भी कुछ नेट एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन नेट एंगुलर मोमेंटम जरूर है। कौन सी है वो, तो इसको समझाने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि यार इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और यहीं से वो स्पिन वाला कॉन्सेप्ट आया। किसी ने नहीं देखा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा रोटेट करता है या कुछ करता है। इन एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इनको समझाने के लिए बोला गया यार एक और क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और एक और तरह की एंगुलर मोमेंटम होती है, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज h/2π √s × s+1। फिर बोला गया यार ये s की क्या वैल्यू है, तो पता नहीं क्यों उसकी वैल्यू +½ और -½ असाइन करी गई। वो +½ ही क्यों है, -½ ही क्यों है, उसके पीछे भी मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। तो स्पिन की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्या थियरी बन गई कि यार एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन ना अपोजिट होती है। दोनों की स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर एक का स्पिन +½ है तो दूसरे का -½ होगा। किसका क्या है वो नहीं पता। इसीलिए देखो हाइड्रोजन एटम की जब बात हुई तो हाइड्रोजन एटम में एक इधर जा रहे हैं कुछ एटम्स इधर जा रहे हैं, मतलब दोनों में अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा होगा फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा दोनों में फोर्स, है ना। एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। अच्छा, मतलब जो 1s1 के इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि घूम जरूर रहा है, और उस घूमने की वजह से उसमें कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, उसमें कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उस एक इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। और अगर वो एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वो जो नेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो 0 हो जा रहा है। हम ये बस ऐसे बोल दे रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जस्ट टू एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स। नोबडी हैज सीन कि एटम इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है या नहीं घूमता है, बट हाँ अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों
समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, हाँ यार सही है। तो क्या आपको समझ आया कि स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ इस तरह से हमने असाइन किया, और उसके बाद जो भी आपके प्रिंसिपल्स बने, हंट्स रूल, पॉलीज रूल वगैरह वगैरह, वो सब इन्हीं क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड है। तो आप ये देख सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम में क्या हो रहा होगा कि वो दोनों का स्पिन जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैंसिल हो जा रहा होगा, नेट स्पिन जो है वो कैंसिल हो जा रहा होगा, जीरो हो जा रहा होगा। देयरफॉर वहाँ ऐसा हो रहा है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, इसमें एक बात और ऐड करो, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस किस क्वांटम नंबर पे ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। एक तो एल पे डिपेंड करता है और ना एक एम पे भी डिपेंड करता है। एल इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, और सिंस ये एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एम इसकी क्या बता रहा है, एम इसकी डायरेक्शन बताता है। एम जो है वो डायरेक्शन बताता है। क्यों सर, कैसे डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, इस पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, ना ही तो इसको फील कर पाएंगे। इसको फील नहीं कर पाएंगे, कमेंट भी नहीं कर पाएंगे इस पे। तो आपको बस ये पॉइंट पता होना चाहिए कि एल उसकी मैग्नीट्यूड बताता है और एम जो है उसका डायरेक्शन बताता है। और इस तरह से हमने स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़ा, और दिस इज द एंड ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसके साथ हमने एडवांस प्लस लेवल की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको पढ़ा दिए। आप अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल पूरा देख लीजिए, पूरा बिल्कुल देख लीजिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लेक्चर 1 से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए। बहुत मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफेंड भी होते हैं, सर क्यों पढ़ा रहे हो सर ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म में ऐसी चीज़ें, बट स्टिल ड्यू टू सम रीजंस पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, सो दैट मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले, थोड़ा पुश मिले कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊँ और कम्प्लीटली कवर करूँ। पूरा एंट्रोपी कम्प्लीटली कवर किया है, पूरा रियल गैस कम्प्लीटली कवर किया, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये तीनों टफ पोर्शंस मैंने कम्प्लीटली यूट्यूब में फ्री में कवर किए। आप बिल्कुल देखिए, आनंद लीजिए और अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।